आज हम लोग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है 12th क्लास की। चैप्टर है 6 एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का निष्कर्षण। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और भी ऑब्जेक्टिव होगा जो लगता है कि नहीं इसके फुल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो वहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, एक एक करके इसको पार्ट वाइज करेंगे। आज हमने इस वीडियो मेरा जो है वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 का वीडियो है। ठीक है, तो पार्ट वाइज करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोग को यहाँ पे दिख ही रहा है कि सीने बार कहा जाता है। ठीक है, सीने बार है वो कहा जाता है सीने बार सीने बार कहा जाता है। अब सीने बार इसको किसको कहा जाता है, इसमें ऑप्शन जो आपका आंसर है वो आपका आंसर होगा, सीने बार कहा जाएगा HGS को। तब HGS कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर HGS को मरकरी सल्फाइड, यानी HGS को क्या कहा जाता है, इसका नाम है मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड, इसे ही क्या कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है। तो दूसरा चीज़ ये है कि जो HGS है, एक और ऑप्शन आ सकता है कि HGS अयस्क है, किसका है, ये मरकरी का अयस्क है। जो HGS है, दूसरा पॉइंट देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें देते हैं, HGS Hg का अयस्क है, यानी मरकरी का क्या है, ये अयस्क है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत विच्छेदन करके हम लोग प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, तो विद्युत विच्छेदन के लिए इसमें ये कॉपर है, Fe है, Zn है, Ca है। तो विद्युत विच्छेदन विधि करके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं। विद्युत विच्छेदन विधि क्या होता है कि आपका ये कोई हमने एक सॉल्यूशन ले लिया और इसमें हमने इलेक्ट्रोड क्या कर दिया, डाल दिया। यहाँ से डालने के बाद क्या हो जाता है, हमने इसको ऑप्शन को दे देते हैं, इसको इलेक्ट्रिक से जोड़ देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये होता है एनोड की तरफ, जिसको एनोड बोलते हैं, और ये होता है कैथोड। ठीक है, देखिए कैल्शियम है, Zn है, Cu है और Fe है। ठीक है, इसमें जो है तो हम कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है इसको। किसको, ये विद्युत जो है, विद्युत विच्छेदन विधि को कॉपर की रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। पहला चीज क्या है कि Cu, कॉपर की अगर रिफाइनिंग करनी है, रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, विद्युत विच्छेदन विधि का होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज किया जाता है, मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो कॉपर की रिफाइनिंग के लिए तो कह रहे हैं किस विद्युत विच्छेदन विधि की प्राप्त की जाती है, कौन सा धातु है, तो कॉपर की है। एक तरफ क्या करते हैं, इधर हम लोग प्योर कॉपर ले लेते हैं, इधर हम लोग जो अशुद्धि वाला कॉपर लेते हैं, इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं। अब ये कॉपर यहाँ पानी में गल जाता है, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज Cu2+ बन के आता है, Cu2+ बन के आता है, और ये क्या होता है, यहाँ से होकर के इस पे जा करके कलेक्ट होता है, इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। तो इसके ऊपर में क्या होगा, प्योर कॉपर हमें प्राप्त हो जाता है, प्योर कॉपर यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके विच्छेदन के लिए हम लोग यूज किया जाता है। ठीक है, ये पहला चीज है। तो रिफाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमें, देखिए कॉपर क्या होता है, जो हमें इधर कॉपर कौन सा लगाया, यहाँ पर जो हमने एनोड साइड में कॉपर लगाया, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर कॉपर आपको पूछ सकता है कि ब्लिस्टर कॉपर में कितना परसेंट कॉपर होता है, 98% इसमें कॉपर होता है ब्लिस्टर कॉपर में। तो ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है, ब्लिस्टर कॉपर से हमें अगर प्योर कॉपर चाहिए, प्योर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर से अगर प्योर कॉपर चाहिए, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम विद्युत विच्छेदन विधि का यूज करते हैं, विद्युत विच्छेदन विधि का यूज किया जाता है। तो अगर ब्लिस्टर ऑफ कॉपर से क्या चाहिए, हमको प्योर कॉपर चाहिए, विद्युत विच्छेदन का हम लोग
यूज करते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस करते हैं। ये रिफाइनिंग होता है। एक्चुअली जो यहाँ बात कर रहे हैं में कौन सी धातु विच्छेदन से प्राप्त की जाती है, ये रिफाइनिंग है। ये कहाँ से बने यहाँ पर, ये रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग की बात कर रहा है। रिफाइन करके हम किस विधि से प्राप्त करते हैं, तो रिफाइनिंग पूछेगा तो ये क्या होगा आपका विद्युत विच्छेदन विधि, जिसको हम रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो रिफाइनिंग में हम लोग यूज करते हैं, इसमें प्योर कॉपर मिल जाता है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कॉपर। तो कॉपर की रिफाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज किया जाते हैं विद्युत विच्छेदन विधि को यूज करते हैं, जो रिफाइन करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है अपना, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। यानी एल्यूमिनोथर्मिक विधि जिसमें एल्यूमिनियम का यूज होता है, उसमें हम लोग कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा जिसको एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोमियम को। क्या है ये, क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होता है कि विद्युत विच्छेदन द्वारा हमें प्राप्त किया जाता है इसको, सॉरी एल्यूमिनोथर्मिक द्वारा। तो एल्यूमिनोथर्मिक के द्वारा हम लोग इसको, एल्यूमिनोथर्मिक द्वारा हम क्रोमियम को क्या किया जाता है आपका, निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक तो हम सवाल इसमें आगे क्रोमियम दिया है, अगर इसकी जगह क्रोमियम की जगह अगर यहाँ एम दे देता या एमएन कर देता, मैग्नीज, यहां पर मैग्नीज दे देता, तो ऑप्शन क्या होता, मैग्नीज हो जाता। क्योंकि दोनों को, क्रोमियम को और मैग्नीज को धातु के निष्कर्षण के लिए थर्मल का यूज किया जाता है, दोनों के लिए। किसके लिए, देखिए क्रोमियम पे लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग याद इसको कर लीजिए, क्रोमियम तथा मैग्नीज एमएन धातुओं के निष्कर्षण के लिए, इसकी धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण के लिए, निष्कर्षण के निष्कर्षण में एल्यूमिनोथर्मिक का उपयोग किया जाता है। थर्मिक विधि का, इसका विधि का उपयोग किया जाता है। अभी काम कैसे करता है, देखिए अब इसके किसके फॉर्म में, जो ये क्रोमियम रहता है या एल्युमिनियम या ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, उसको किया था Cr2O3, ये ऑक्साइड हो गया। इसको हमने एल्युमिनियम से रिएक्शन करा देते हैं। जैसे एल्युमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो Al2O3 बना देगा, एल्यूमिनो बना देगा, और प्लस यहाँ से क्या होगा, क्रोमियम को बाहर कर देगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम 2 है यहाँ पर, तो यहाँ एल्युमिनियम 2 करते हैं, एल्युमिनियम 2 किया हमने। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, अगर 3 दूना 6 कर दिया जाए तो क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ क्रोमियम 2 कर दिया जाए, 3 एल्युमिनियम 3, अब बराबर हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके, क्रोमियम के लिए। तो देखिए एल्युमिनियम का यूज किया हमने, अब यहाँ से हमें क्रोमियम बाहर हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि हमने एल्युमिनियम का जैसे यूज करते हैं, क्रोमियम यहाँ से बाहर करता है, क्यों, ऑक्सीजन के साथ में एल्युमिनियम बना करके Al2O3 बना, एल्यूमिनो बना देता है, इसलिए इसको एल्यूमिनोथर्मिक मेथड कहा जाता है। अब तो ये हो गया किसके, क्रोमियम का। अब मैग्नीज का भी देख लीजिए, तो Mn के साथ में हम रिएक्शन करेंगे तो MnO2 बनता है, इसको हमने एल्युमिनियम से रिएक्शन करा दिया, जैसे एल्युमिनियम से हमने रिएक्शन करा दिया। या फिर देखिए जो MnO2 होता है, ये डायरेक्ट पहले रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम से रिएक्शन नहीं करेंगे, पहले क्या होता है ये डायरेक्ट रिएक्शन करता है, जैसे हीट जैसे करते हैं तो Mn3O4 में टूटता है, प्लस O2 यहाँ से बाहर होता है। डायरेक्ट मैग्नीज हम नहीं निकाल सकते, इसको पहले हीट करेंगे, किसको, MnO2 का, मैग्नीज डाइऑक्साइड को या मैग्नीज ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो Mn3O4 में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब ये Mn3O4 ये किससे करता है, एल्युमिनियम से तब रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ पर Mn बाहर निकल जाता है, हाँ हमें मिलता है क्या, Al2O3 मिलता है। डायरेक्ट MnO2 से हम यहाँ से डायरेक्ट हम Mn को बाहर नहीं कर सकते हैं। मैग्नीज में देखिए क्रोमियम हमने क्या किया, क्रोमियम ऑक्साइड को लिया, एल्युमिनियम से रिएक्शन करके डायरेक्ट हम क्रोमियम बाहर आ गया, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड को अब यहाँ से डायरेक्ट Mn नहीं प्राप्त कर सकते, इसको हीट करके पहले तोड़ेंगे, पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें Mn3O4 में कन्वर्ट किया, तब एल्युमिनियम से रिएक्शन कराकर तब हमें Mn बाहर निकलेगा, Al2O3 बनेगा। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करते हैं तो एल्युमिनियम 2 6 6 दूना 12, तो ये हो कितना हो जाएगा, 4 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, ये बराबर हो गया। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं होता है।
अब विद्युत विच्छेदन द्वारा हम नहीं करते हैं किनका, कौन सा ऐसे धातु जिसको विद्युत विच्छेदन द्वारा हम, यहाँ पर हमने रिफाइनिंग देखा था, याद रखिए ये रिफाइनिंग की बात कर रहा है। निम्न में कौन सी विधि रिफाइनिंग के द्वारा, तो क्या करते हैं रिफाइनिंग के द्वारा ये होता है। अगर विद्युत विच्छेदन विधि देखा जाए इसमें, तो कॉपर में भी नहीं होगा, Fe में नहीं होगा, Zn में किसमें होगा, कैल्शियम होगा, किसमें होगा, कैल्शियम होगा। अगर रिफाइन, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया था, अगर रिफाइनिंग बोले कि रिफाइनिंग किया जाता है तो कॉपर का होगा। अगर ये भी पूछ रहा है किस धातु किस विच्छेदन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम ले लीजिए यहाँ पर। ये तीनों में से कोई विच्छेदन विधि द्वारा प्राप्त नहीं होता है, जो पीछे वाला क्वेश्चन है। ना Zn होगा, ना Cu होगा, ना Fe होगा, इसमें विद्युत विच्छेदन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन रिफाइनिंग की बात करेगा, ठीक है, अगर रिफाइनिंग की बात करेगा तो जाके कॉपर होगा। अगर डायरेक्ट विद्युत विच्छेदन किसकी प्राप्त किया था, कैल्शियम आंसर होगा इसमें। ठीक, अब ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ सवाल है ये। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन धातु निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है, माने इसमें विद्युत विच्छेदन नहीं यूज करेंगे, उसके द्वारा हम इसको अलग धातु को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो तीनों है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये तीनों, ये रिएक्टिव सीरीज आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, रिएक्टिव सीरीज के सबसे ऊपर ही आता है, मतलब ये मोर रिएक्टिव होता है। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव होता है। ये जो Fe है ये क्या था, मॉडरेट रिएक्टिव, यानी मिडल में आता है, बीच में आता है। ये जितना भी आपकी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव यानी रिएक्टिव सीरीज में सबसे जो ज्यादा हो, जो ज्यादा रिएक्शन करें, तो मोर रिएक्टिव का अगर हमें निष्कर्षण कराना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये विद्युत विच्छेदन विधि का यूज करना पड़ेगा। विद्युत विच्छेदन विधि का यूज करना पड़ेगा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या मेथड, इसका यूज करना पड़ेगा। किसके लिए, ध्यान से सुनिए फिर। जिस रिएक्टिव सीरीज में जो मोर रिएक्टिव, सबसे जो ऊपर है, जो ज्यादा रिएक्टिव वाला सीरीज होता है, उसका अगर धातु का निष्कर्षण करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की, विद्युत विच्छेदन विधि की जरूरत पड़ेगी। तो ये मॉडरेट में आता है, ये बीच वाला में आता है, ये वाला। तो कह रहा है कि क्रिया नहीं होता है तो Fe आंसर होगा। किसका आंसर होगा, इसका Fe आंसर होगा। तो आपका इसका जो आंसर मिला हमें वो क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, क्योंकि Fe को हम विद्युत विच्छेदन द्वारा धातु का निष्कर्षण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव सीरीज में बीच में आता है, मॉडरेट है। अब मॉडरेट वाले के लिए हम विद्युत विच्छेदन विधि यूज नहीं करते हैं। सिर्फ किसके लिए करते हैं, जो रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होते हैं, उनका अगर धातु का निष्कर्षण करवाना है तो हमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम विद्युत विच्छेदन विधि का यूज करते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक राइट साइड में आपका रिएक्टिव सीरीज रख दिया, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। जैसे रिएक्टिव सीरीज ऊपर में है, ये रिएक्टिव सीरीज का है, रिएक्टिव सीरीज है ये। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज Mn, उसके बाद यहाँ एल्युमिनियम Al। तो ये क्या है, ये सब मोर रिएक्टिव है। इनको याद रखिए, जितने भी पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, इनका अगर हमें धातु का निष्कर्षण करवाना है तो वी नीड इलेक्ट्रोलाइट। आपको कहीं भी दिख जाए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही यूज होगा इसमें। क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। कैसा है ये सब मोर रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो इनका अगर हमें धातु का निष्कर्षण करवाना है तो हमें क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन के नीचे वाला, ये कार्बन के नीचे वाला आपने एलिंगम डायग्राम पढ़ा हुआ, कार्बन के नीचे वाला। अब कार्बन के नीचे वाला, इसका अगर हमें क्या कराना, एक्सट्रैक्शन कराना, निष्कर्षण करवाना है, इस धातु का निष्कर्षण करवाना है, तो हमें इसके क्या पड़ेगा, इसे हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें देखिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी हमें। अब इसका हम लोग का विद्युत विच्छेदन से कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, कि देखिए आयरन Fe ये मॉडरेट है, ये क्या है आपका, मॉडरेट है, बीच वाला है ये। और जब भी बीच वाले की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाले जब भी बात करेंगे तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगा, जो इसका क्या करा दे, ऑक्सीकरण करवा दे, सॉरी रिडक्शन करवा दे। क्या करवा दे, रिडक्शन करवा दे। यानी इसके जो भी ऑक्साइड हैं या क्लोराइड हैं,
तो इनको अगर हम क्या करें, ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड को क्या करेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकले, ऑक्सीजन बाहर निकले तब Fe मिलेगा। तो ये क्या होता है कि ये ज्यादा मोर रिएक्टिव नहीं होते हैं। अब इनसे ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगा, जैसे कार्बन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ले लेते हैं ताकि यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के बाहर निकाल दे। फिर सब लास्ट में आता है क्या, हाइड्रोजन के नीचे वाला। हाइड्रोजन के जो भी नीचे आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है या फिर मेटल है, सबसे कम। अब इनका अगर हमें रिडक्शन करवाना है तो हमें किसी चीज की जरूरत न पड़ेगी, इसको सिर्फ हीट कर देंगे। ठीक है, इसको सिर्फ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल यहां से बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, सिर्फ इसको हीट से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये बोल रहा है क्या कि जिसका किसका हम हीट से कर सकते हैं, तो इसको हीट, इसका एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास HgO है, मरकरी है, या फिर मान लीजिए आप जो यहाँ पर दिया हुआ है Ag है, सिल्वर है, HgO है। ठीक है, तो HgO को, तो HgO नहीं है तो Hg2 होता है, इसको अगर सिर्फ हम हीट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Ag बाहर निकल जाएगा और O2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए लेस रिएक्टिव में एक मरकरी भी आता है, तो मरकरी को भी सिर्फ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो यहाँ Hg बाहर निकल जाएगा और O2 ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, इसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनरिएक्टिव, लेस रिएक्टिव या फिर बोलते हैं अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव जो रिएक्शन ना करता है, तो बस अनरिएक्टिव है। अब ये क्या होता है कि अनरिएक्टिव है, इसको सिर्फ हीट करेंगे तो अगर इसके साथ ऑक्साइड फॉर्म बना हुआ है तो ये क्या होगा, हीट करने से ही बाहर निकल जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसको जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं भी अगर दिख जाए तो इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत विच्छेदन विधि की जरूरत नहीं पड़ेगा इसके निष्कर्षण के लिए, सिर्फ हीट करने से निकल जाएगा। जितने आपके मॉडरेट वाले हैं इनको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगा इसके रिडक्शन के लिए। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ऐसे पड़े, मान लीजिए इसमें जिंक ले लीजिए, तो हमने इसमें इसका ऑप्शन दे रहे हैं ZnO, जिंक ले लिया, तो इसको कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तब यहाँ Zn बाहर निकलेगा, कार्बन मिलकर CO बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो किसी भी इसमें से हम कोई भी ले लें, यहाँ से जिंक ले लें, आयरन ले लें, किसी का भी, तो उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ रहा है। कार्बन एक क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिड्यूशन करके क्या बना दिया इसने, रिएक्शन करके हमें Zn दे दिया, निष्कर्षण हो गया। तो जो आपका मॉडरेट है, बीच वाला है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगा, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, याद रखिएगा। जितने भी हाई रिएक्टिव हैं जो कार्बन से ऊपर वाले हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, इन सब की क्या जरूरत पड़ता है, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की जरूरत पड़ता है निष्कर्षण के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, Fe हो जाएगा। क्यों Fe हो जाएगा, क्योंकि यह Fe है जो क्या होता है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा इसका निष्कर्षण नहीं होता है, इसका विद्युत विच्छेदन और रिएक्शन नहीं होता, किसका, Fe का। देखिए ना Fe यहाँ पर है। अब इसको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको जरूरत पड़ेगी रिड्यूसिंग एजेंट की। अगर इसका निष्कर्षण करवाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की। ये जो हाई रिएक्टिव है इसको अगर रिएक्शन करवाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत विच्छेदन विधि। ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांच नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। ठीक है, तो अपने सबने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ था, आराम से पढ़ा हुआ था, सबसे आराम से कर दीजिएगा। इसमें जो आपका ये जिंक का अयस्क नहीं था, जिंक है, जिंक ब्लेंड, ये जिंक अयस्क है। जिंक ब्लेंड क्या है, जिंक अयस्क है। कैलेमाइन या कैलेमाइट भी क्या है, जिंक अयस्क है। जिंक साइट, इसका नाम है जिंकाइट, हाँ जिंकाइट। जिंकाइट ये भी क्या है, जिंक का अयस्क है। अब ये जो है बॉक्साइड, ये अयस्क नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। जो क्या है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, कि बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है। ठीक है, जिंक का जो होता है अयस्क नहीं है। अब बाकी जितना आपको ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये जिंक ब्लेंड, ये भी जिंक अयस्क है।
जिंक ब्लेंड यहाँ पर इसका क्या होता है, ZnS, जिंक सल्फाइड ZnS होता है। अगर ZnS दे दे तो क्या कीजिएगा, नाम नहीं देता इसलिए क्योंकि आपका जिंक Zn मिल जाएगा, तो नाम से भी तो पता ही है, जिंक सल्फाइड, ठीक है। होता है जिंक साइड, ठीक है, ये कैलेमाइड, एक जिंक साइट होता है, ये बॉक्साइट होता है। तो कैलेमाइन, यहाँ पे क्या है, कैलेमाइन, ठीक है। कैलेमाइन का क्या होता है, ZnCO3, कैलेमाइन का होता है ZnCO3 फार्मूला। जिंकाइट होता है या जिंक, इसको जिंक रेड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको जिंक रेड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और जिंक रेड का फार्मूला होता है ZnO, क्या होता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये होता है जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड होता है। तो ये तीनों क्या है, जिंक का अयस्क है, ये बॉक्साइट जो है जिंक का अयस्क नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉक्साइट जो जिंक का अयस्क नहीं है। ये जो बॉक्साइट है वो जिंक का अयस्क नहीं है, ठीक है। छठा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा धातु भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। माने कौन सा ऐसा धातु है जो भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो एकदम Mg, NaAl, Fe। तो भूपर्पटी में धातु, तो धातु बोल दिया तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम ऐसा है जो क्या होता है, धातु है जो भूपर्पटी में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर भूपर्पटी की बात करें, हम भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी में सर्वाधिक, इसमें और भी क्वेश्चन बता देते हैं आपको, सर्वाधिक क्या क्या मिलता है आपको। सबसे पहला नंबर में जो मिलता है वो होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, इसमें सबसे पहला नंबर ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो मिलता है वो मिलता है सिलिकॉन, Si। उसके बाद जो मिलता है वो होता है एल्यूमिनियम, इसको होता है Al। उसके बाद जो मिलता है आपको मिलता है आयरन, मिलता है आयरन Fe, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ क्या बोला है, धातु बोला, क्या बोला, धातु। अगर ये देखिए अधातु है, ये भी क्या है, अधातु। धातु बोलेगा तो एल्यूमिनियम सर्वाधिक है। अगर धातु बोल देगा कि भूपर्पटी में सबसे सर्वाधिक कौन मिलता है, धातु, तो एल्यूमिनियम। अगर बोल दे कि सर्वाधिक तत्व कौन मिलता है, सर्वाधिक तत्व, सर्वाधिक माने भूपर्पटी में सर्वाधिक तत्व मिलने वाला कौन है, तत्व, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक तत्व कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगर सर्वाधिक धातु बोले तो कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगर ये पूछ ले कि पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलने वाला तत्व या धातु, सर्वाधिक मिलने वाला तत्व या धातु कौन है, ये हो जाएगा Fe। कौन हो जाएगा, Fe। 3 आंसर मिला यहाँ पर आपको। अगर पूछेगा सर्वाधिक धातु भूपर्पटी में कौन मिलता है तो बोलिएगा कि एल्यूमिनियम। सर्वाधिक भूपर्पटी में मिलने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। आप पूरे पृथ्वी पर या पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलने वाला तत्व कौन है, Fe है। तो पृथ्वी पर ये है, भूपर्पटी पर कौन है, एल्यूमिनियम है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इतना, यानी एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, यानी वो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहा जाता है, इसको अयस्क कहा जाता है। कहाँ पर है, अयस्क। यानी जो खनिज कौन सा हो गया, जैसे पत्थर तोड़ करके कहीं से हम लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने खेत से आपने मिट्टी लेकर आया, खनिज हो गया। अब उस खनिज में हम देखेंगे कि कौन सा अयस्क उसी से निकला हुआ है, कि उसमें से क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, जो मिलेगा वही क्या कहलाता है, उसका अयस्क कहलाता है। अगर मान लीजिए कि अयस्क, हम उससे अयस्क निकाला, चांदी निकाला, 100 रुपये का खर्चा आ गया 200 रुपये का, तो अयस्क नहीं है वो। मैंने कम खर्च में और आसानी से जो हमें मिल जाए वही अयस्क कहलाता है। अयस्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें कम खर्च में आसानी से मिल जाए वो इसका अयस्क कहलाता है। तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, अयस्क कहलाता है। अयस्क से ही धातु का निष्कर्षण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमने क्या दिया, कॉपर सल्फेट, इसका आंसर हो जाएगा अयस्क। ए नंबर हो जाएगा आंसर, अयस्क हो जाएगा, कोर्स अयस्क हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, ये अवक्षेप है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट। अगर मैं कॉपर सल्फेट को किससे Ki के साथ रिएक्शन करवा दूं, किसमें भी एक्सेस में, यानी अधिक मात्रा में, अधिकता में, अधिकता मतलब क्या होता है, अधिकता, अधिकता में मैं क्या कर लूँ, तीन एक्सेस में रिएक्शन करवा दूं, जैसे रिएक्शन करवा दूंगा तो ये हो जाएगा K2 बना लेगा, SO4 बना लेगा, और साथ में क्या बनेगा Cu2I2। जो ये अवक्षेप है, तो ये देखिए अवक्षेप को हम लोग नीचे की तरफ एरो दिखा देते हैं, मतलब ये अवक्षेप, यही अवक्षेप बन रहा है, ये अवक्षेप है जो सफेद कलर का अवक्षेप होगा, जो अस्थायी होगा। अब प्लस साथ में क्या बनता है, I2 भी बनता है, या रिएक्शन याद रखिएगा, I2 भी बनता है। यही कह रहा है कि कॉपर सल्फेट लिया हमने, उसका हमने Ki एक्सेस में अभिक्रिया करा दिया तो K2SO4 बनेगा, और साथ में बनेगा Cu2I2 बनेगा, ये अवक्षेप यही बना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, Cu2I2, बी नंबर आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, Cu2I2 आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसमें बहुत सारा है कि इसमें एक Cu, ये इसको बोलते हैं Cu2I2 क्यों नहीं बनेगा। देखिए अगर ये Cu2I2 बना लिया, बनाएगा तो ये भी ध्यान से देखिएगा, अगर इस पहला वाला ऑप्शन जैसे Cu2, अगर Cu2 इसमें अगर बन गया तो Cu2 क्या होता है, सबसे पहला चीज कि ये अस्थाई नहीं होता है। CO2I तो पहले बनता नहीं है, क्या बोलता है, ये नहीं बनता है, Cu2 नहीं बनता है। अगर क्यों नहीं बनता है, ये बनता नहीं बनता है, क्यों ये नहीं बनेगा, इसको रिएक्शन कराएंगे तो Cu2I2 बना, लेकिन कहीं बोले Cu2 बनता है कि नहीं, ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये अस्थाई नहीं होता, ये अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, इतना कर दीजिएगा, अनस्टेबल। तो फिर जब अनस्टेबल होता है तो फिर देखिए ये बने, अगर मान लीजिए इसमें ये Cu2 बन गया, यहाँ पर बन गया तो दोबारा से इसको चेंज होना ही पड़ेगा, स्थायी बनना पड़ेगा। स्थायी बनने के लिए क्या करेगा, Cu2I2 बना लेगा और साथ में I2 निकालेगा। अगर बना भी लिया आपने, अगर बना भी दिया तो ये अस्थाई नहीं होता है, कुछ देर के लिए बन गया तो फिर दोबारा से इसमें कन्वर्ट होना है, क्योंकि ये है अस्थाई है, क्या ये अस्थाई है, ये अस्थाई है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Cu2I2 बनेगा, Cu2I2 बनेगा, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो आगे 8 क्वेश्चन, तो चलते हैं 9 क्वेश्चन के तरफ। 9वां क्वेश्चन में कहता है कि आपका जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। तो जिंक ब्लेंड का जो अयस्क का सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि से होता है, क्योंकि जिंक ब्लेंड का आंसर देखते हैं सी नंबर, फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि किस विधि से होता है, फेन उत्प्लावन विधि से होता है। क्यों किया जाता है कि देखिए जितने भी आपके जिंक ब्लेंड क्या है, ZnS, क्या है, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS होता है। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क है, नोट कीजिए, कर लीजिएगा, जितने भी सल्फाइड अयस्क, इस सल्फाइड अयस्क क्या होता है, हल्का होता है, या इसको हल्का अयस्क बोल सकते हैं, हल्का अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। जितने भी आपके मिल जाएंगे सल्फाइड अयस्क, जो भी मिल जाएगा उस सारे का आप लोग सांद्रण किस विधि से हम कर सकते हैं, सांद्रण विधि कर सकते हैं फेन उत्प्लावन विधि से। देखिए सांद्रण की 3 विधि है, फेन उत्प्लावन विधि है, आपका चुंबकीय विधि भी है, एक इसमें और विधि आता है, फेन उत्प्लावन विधि हो गया, चुंबकीय विधि हो गया, और कौन सा विधि है, इसमें अयस्क गुण रखता है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क हो गया, जो क्या होता है फेन उत्प्लावन विधि से हमें किया जाता है इसका अयस्क का सांद्रण। हाँ, गुरुत्वपृथीकरण विधि, क्या होता है, गुरुत्वपृथीकरण विधि। तो 3 विधि है, गुरुत्वपृथीकरण विधि और फेन उत्प्लावन विधि और चुंबकीय विधि। तो देखिए चुंबकीय विधि में जितने भी आपका सल्फाइड अयस्क हैं वो हल्के होते हैं, जो फेन के साथ ऊपर आता है, सुखाकर उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये सल्फाइड अयस्क जितने भी हैं आपको उसका सांद्रण करना है तो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है सबका। जैसे मान लीजिए कि अब तो ये देखा जिंक ब्लेंड का, ZnS का इस विधि से हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे विधि हमारे पास हैं जो सल्फाइड जिसमें मिलता है, ठीक है। PbS इसमें भी सल्फाइड अयस्क है, इसको भी कर सकते हैं, या फिर CuFeS2 इसको भी कर सकते हैं। इसका नाम है क्या, कैल्कोपाइराइट नाम है इसका, कैल्कोपाइराइट, या फिर कर सकते हैं Ag2S का भी कर सकते हैं,
ZnS का भी कर सकते हैं, लिख दिया, या फिर Cu2S का भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सल्फाइड अयस्क हैं। इस सभी का सांद्रण हम किस विधि से करते हैं, फेनिक्लोन विधि से करते हैं। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, लास्ट क्वेश्चन में है एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क है, 10 नंबर है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का देखिए अयस्क, देखिए हेमेटाइट तो है नहीं, डोलोमाइट तो है नहीं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट है, कौन है, बॉक्साइट। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट, BOE, बॉक्साइट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क हो जाएगा ये बॉक्साइट है। तो एल्यूमिनियम के अयस्क और भी होते हैं, और कौन कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल का अयस्क कौन कौन सा होता है, यहाँ देख लेते हैं कि अगर एक नाम बॉक्साइट दिया, इसके अलावा अगर कोई नाम दे तो क्या हो जाता है। एक तो हो गया सबसे पहले कि बॉक्साइट होता है, ये बॉक्साइट होता है। दूसरा दूसरा कौन सा, डायस्पोर होता है, डायस्पोर, डायस्पोर होता है। तीसरा जो होता है वो कहता है कोरंडम होता है, कोरंडम। चौथा जो होता है वो कहता है क्रायोलाइट होता है, क्रायो, LIT, क्रायोलाइट, एल है, क्रायोलाइट होता है, ठीक। तो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3 इंटू 2s2, ये हो जाएगा बॉक्साइट। देखिए डायस्पोर का भी वही होता है, Al2O3, यहाँ पर सिर्फ H2 हो जाता है, देखिए कितना फर्क है, यहाँ 2s2 है, यहाँ पर एक H2 का 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर है 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद आपका कोरंडम का होता है Al2O3, ठीक है। Al2O3 सिर्फ कहते हैं कोरंडम बन गया, सबका सेम ऑलमोस्ट, सबका क्या है, सेम ही है, ठीक। अब कहते हैं क्रायोलाइट का क्या होता है, Na3Al F6, Na3Al F6। एक नोट यहाँ डाल लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, नोट, ठीक है। जो आपका क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट, ठीक है, ये एल्युमिनियम तथा सोडियम दोनों का अयस्क है, दोनों का अयस्क है। सवाल पूछ सकता है कि क्रायो कौन सा अयस्क है जो दोनों का, एल्युमिनियम तथा सोडियम का अयस्क होता है, तो दोनों का अयस्क होता है, हो सकता है एल्युमिनियम का भी और इसका सोडियम का। ये 10 क्वेश्चन था, ठीक है। सीरीज 1 हम लोग देख रहे थे, यानी पार्ट 1 में इस तरह इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम सारा ऑब्जेक्टिव को कराएंगे। इसलिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।